हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अमित कुमार केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से बिहार बोर्ड क्लास 12th में होने वाले एग्ज़ाम केमिस्ट्री एग्ज़ाम की मैं प्रिपरेशन कराने वाला हूं आप लोगों को। ठीक है, एग्ज़ाम जो आपका केमिस्ट्री का होगा क्लास 12th का, इसका प्रिपरेशन कराने वाला हूं अभी से लेकर के 2024 का। जब तक आपका बोर्ड का एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक इस चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन को ही सॉल्व कराया जाएगा, चाहे वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव। दोनों टाइप के क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का वेटेज सेम होता है, 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 35 नंबर का सब्जेक्टिव। तो दोनों का वेटेज सेम होने के कारण दोनों को डिस्कस किया जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पहला ठोस अवस्था चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 1 का ये पार्ट 1 है। ये जो है अभी आपका जो सीरीज चलेगा ये ऑब्जेक्टिव सीरीज चलेगा। इस ऑब्जेक्टिव सीरीज में आपको हर एक चैप्टर से अप्रॉक्स 150 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, सॉल्व कराया जाएगा। और 150 क्वेश्चन के माध्यम से सारा का सारा चैप्टर को भी रिवीजन कराया जाएगा, याद रखिएगा। अगर आप 150 क्वेश्चन अगर कवर कर लिए हैं तो आप समझिए आपका चैप्टर का भी रिवीजन हो गया, क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो है ना पार्ट 1। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठोस पदार्थ के आयतन, आकार और आकृति होते हैं। पूछ रहा क्वेश्चन है कि ठोस पदार्थ जो होता है उसके आयतन, आकार और आकृति होते हैं। ऑप्शन है निश्चित, दूसरा अनिश्चित, तीसरा ए और बी दोनों और चौथा ए सभी। तो आप बताइएगा अनिश्चित होगा या निश्चित होगा। तो ठोस पदार्थ के आकार और आयतन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। क्यों निश्चित होते हैं अगर आप बात किया जाए तो देखिए, ठोस का जो संरचना होता है उसके आंतरिक संरचना जो, या फिर बोलिए उसके अवयवी कण होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से परस्पर जुड़े होते हैं। और ये आपस में परस्पर जुड़े हुए रहते हैं, बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। इनके बीच की जो दूरी होती है, दो अवयवी कणों के बीच की दूरी, वो बहुत कम होती है, या फिर आप बोल सकते हैं ना के बराबर होती है। और अगर दूरी कम है तो इनके बीच का आकर्षण क्या होगा, अधिक। अवयवी कणों के बीच की आकर्षण क्या होती है, बहुत अधिक होती है। और इनके बीच की जो दूरी होती है, मध्य की जो दूरी, वो क्या होती है, बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। इसलिए इसका आकार, आयतन और आकृति तीनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठोस पदार्थों के अवयवी कणों के मध्य दूरियां होती है। अभी जस्ट बताए हैं कि अवयवी कणों के मध्य जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है, ना के बराबर। अगर दूरी ज्यादा रहेगा तो इसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा, जबकि आपको पता है ठोस के आकार में परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोसों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया। देखिए, ठोस होते हैं, ठोस को आंतरिक संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है, देखिए दो टाइप का होता है, नाम इसका अलग होता है। फर्स्ट है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। इसका एक और नाम है रवादार ठोस और दूसरा होता है बेरवादार ठोस। बेरवादार ठोस। तो संरचना के आधार पर ठोस को बांटा गया दो भागों में, पहला है क्रिस्टलीय और दूसरा अक्रिस्टलीय। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वास्तविक ठोस है। तो दो ठोस दो प्रकार से को बांटा गया था, एक क्रिस्टलीय और दूसरा अक्रिस्टलीय। जो क्रिस्टलीय जो है उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, वास्तविक ठोस या तो फिर ट्रू सॉलिड। और यही हो जाता है अगर बात किया जाए इसका अक्रिस्टलीय का, तो इसको बोलते हैं अवास्तविक ठोस। अवास्तविक ठोस, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्यूडो सॉलिड। स्यूडो सॉलिड, तो स्यूडो सॉलिड ये जो होता है वो अक्रिस्टलीय होता है और वास्तविक ठोस होते हैं क्रिस्टलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है। देखिएगा, ठोस का जो आंतरिक संरचना होता है उसमें जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण कुछ भी हो सकता है। अवयवी कण क्या हो सकता है, अवयवी कण आपका अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है। मतलब जिस कण से मिलकर के किसी पदार्थ का निर्माण होता है उस कण को हम लोग क्या बोलते हैं, अवयवी कण। तो अगर मान लेते हैं कि किसी
परमाणु का जो संरचना हुआ है उसका जो संरचना है उसमें अवयवी कण एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। अगर मान लेते हैं ऊपर 5 अवयवी कण है तो इसके नीचे भी कितने अवयवी कण होंगे? 5। ऐसे अब देख लीजिएगा कि कितना अवयवी कण है, ये बता रहा हूं मैं कि इस टाइप का जो संरचना होगा एक निश्चित संरचना, मतलब कि आपका फर्स्ट रो में जितना अवयवी कण है उतना ही सेकंड रो में, उतना ही थर्ड रो में, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है जिसका व्यवस्था निश्चित होता है चारों साइड से, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। तो ये हो जाएगा क्रिस्टलीय। और जिसका अनिश्चित होगा वो होगा अक्रिस्टलीय। जिसका क्या है? अनिश्चित है, अनिश्चित। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण होते हैं। तो अवयवी कण होते हैं, ऑप्शन जो दे रहा है उस हिसाब से बात किया जाए, अल्प परासी, दीर्घ परासी, मध्य परासी, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले बात किया जाए परासी मतलब क्या होता है? परासी मतलब होता है रेंज। ठीक है, रेंज। रेंज मतलब होता है क्या कि अगर आप बात किया जाए अल्प परासी, तो अल्प परासी मीन्स होता है क्या कि अगर आपका अवयवी कण है तो 3 अवयवी कण एक साथ जुड़े हुए हैं और उसके बीच में फिर 3 के बाद फिर बीच में गैप हो गया, फिर 2 जुड़ा हुआ है, कहीं 1 2 ही जुड़ा हुआ है, बीच में गैप होकर के 1 है, फिर कहीं 3 जुड़ा हुआ है, फिर अवयवी कण 2 जुड़ा हुआ है। तो इस टाइप का जो संरचना होता है इसको हम लोग बोलते हैं अल्प परासी। अल्प मतलब कब? बहुत छोटा छोटा अवयवी कण है और ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, फिर बीच में गैप है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर बीच में गैप होने के बाद 1 है। तो इस टाइप का जो संरचना होता है जिसमें आपका अवयवी कण है जो बहुत एक दूसरे से लगातार काफी दूर तक नहीं जुड़ा हुआ रहता है, एक बड़ा संरचना का निर्माण नहीं करता है, छोटा छोटा संरचना का निर्माण करता है, उसी के बारे में बोल रहा है ये अल्प परासी। अब एक होता है दीर्घ परासी। दीर्घ परासी मतलब होता है क्या कि अवयवी कण आपस में एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए और जुड़ते हुए एक ये दीर्घ परासी का निर्माण करते हैं, लॉन्ग रेंज का निर्माण करते हैं। ऐसा करके ये जुड़ा हुआ रहेगा। कभी कभी आप देखिएगा कि एक कार्बन से लगातार 60-60 कार्बन जुड़ा हुआ रहता है, 100-100 कार्बन भी जुड़ सकता है। तो जिसका संरचना ऐसा बनता है, कंटिन्यूटी मेंटेन किए हुए है, लगातार एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए, बीच में कोई गैप नहीं है, ये सब जो दिख रहा है बीच बीच में गैप उसको हटाइए, वो है ना स्ट्रक्चर बनाइए। इसका जो स्ट्रक्चर जो बनता है उसमें गैप नहीं होता। तो इस टाइप का जो संरचना बनता है उसको बोलते हैं दीर्घ परासी। और आपको बता दें ये संरचना जो बनता है ये क्रिस्टलीय में बनता है, और ये जो संरचना बोलता है जिसमें दीर्घ परासी नहीं होता, अल्प परासी होता है, वो होता है अक्रिस्टलीय में। तो अगर आप बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण होते हैं दीर्घ परासी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्रिस्टलीय ठोसों में गलनांक होते हैं, तो ठोस का गलनांक क्या होता है? निश्चित होता है। और क्रिस्टलीय ठोस में निश्चित ही होता है। अक्रिस्टलीय ठोस में जो होता है इसका जो गलनांक होता है वो परास में होता है। परास मतलब रेंज में होता है। ठीक है, इसका जो रेंज में होता है, जैसे अक्रिस्टलीय ठोस पर देखिए यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो अक्रिस्टलीय ठोस का बात कर रहे हैं। क्रिस्टलीय ठोस, इसका जो गलनांक होता है वो रेंज में, जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई प्लास्टिक है, कोई क्रिस्टलीय ठोस, जैसे मैं आप बात किया जाए प्लास्टिक का बात किया जाए, तो प्लास्टिक को अगर आप सोचिएगा गलाने के लिए तो सबसे पहले वो क्या होता है? मुलायम होता है। फर्स्ट स्टेप क्या है? मुलायम होता है, और मुलायम होने के बाद फिर वो क्या प्रारंभ करता है? गलना प्रारंभ करता है। तो अगर आपका कोई प्लास्टिक है जो टेम्परेचर दीजिएगा तो मान लेते हैं कि वो 100 डिग्री सेल्सियस में वो क्या हुआ? मुलायम हुआ, और फिर उसको धीरे धीरे गलते गलते जब कंप्लीट गला उस समय जो टेम्परेचर था वो कितना था? 500 डिग्री सेल्सियस। तो जिस यहाँ से स्टार्ट होता है 100 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होकर के 500 डिग्री सेल्सियस जिसको टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, वो होता है आपका रेंज में। ठीक है, और वो है इस एग्जाम्पल किसका? क्रिस्टलीय। आज इसका फिक्स है, जिसका फिक्स है कि अगर आपको कोई सॉलिड है जो क्रिस्टलीय सॉलिड हो, क्रिस्टलीय सॉलिड को अगर आपको गलाना है तो अगर वो गलता है 1000 डिग्री सेल्सियस में, तो इससे नीचे का टेम्परेचर में ये गलेगा ही नहीं। अगर आप इसको 900 डिग्री सेल्सियस दीजिएगा तब तक ये मुलायम भी नहीं होगा और न गलेगा। फिक्स है, जैसे ही 1000 डिग्री सेल्सियस होगा ये क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से गल जाएगा। तो जिसका निश्चित होता है वो क्रिस्टलीय है, जिसका अनिश्चित होता है वो क्या होता है? अक्रिस्टलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठोस जो विषम दैशिकता प्रदर्शित करता है। सबसे पहले बात किया जाए विषम दैशिकता प्रदर्शित करता है मतलब क्या होता है कि विषम दैशिकता, देखिए यहाँ पर ही हम लिख देते हैं, विषम दैशिकता मतलब होता है अलग अलग दिशा में अलग अलग
गुण, अलग अलग दिशा में जो अलग अलग गुण प्रदर्शित करते हैं, है ना, अलग अलग जो गुण प्रदर्शित करते हैं उसको क्या बोलते हैं, विषम दैशिकता। और ये गुण होता है किसमें, क्रिस्टलीय में, ये इसके संरचना के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस जिनके भौतिक गुण सभी दिशाओं में एक समान। अब देखिएगा, जिसका भौतिक गुण सभी दिशाओं में एक समान हो वो होता है किसमें, अक्रिस्टलीय में। अक्रिस्टलीय में जो होता है सभी गुण क्या होता है, सभी दिशाओं में एक समान होता है, उसको अक्रिस्टलीय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। अक्रिस्टलीय ठोस के फेमस एग्जांपल हम बता रहे, कांच है, रबड़ है और क्या है, प्लास्टिक, ये तीनों है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो डी। ये याद रखिएगा, ये फेमस क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन है। अक्रिस्टलीय ठोस के गलनांक होते हैं, अभी जस्ट बताए हैं कि क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक निश्चित होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस के गलनांक क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। इसका मतलब ये किस चीज में होता है, रेंज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस जो समदैशिकता प्रदर्शित करते हैं। ठोस जो समदैशिकता प्रदर्शित करते हैं, जिसका समदैशिकता मतलब क्या हुआ, सिंपल सा कि वैसा ठोस जिसका हर दिशा में, है ना, गुण क्या हो, एक समान हो। अलग अलग दिशा में अगर आप बात किया जाए, अलग अलग डायरेक्शन में इसमें जाइएगा, अलग अलग दिशा में जाने के बाद भी इसका जो गुण क्या हो वो क्या हो, एक समान हो। तो अलग अलग दिशा में जाने के बाद भी गुण समान होता है, उसी को क्या बोलते हैं, समदैशिकता। और समदैशिकता कौन प्रदर्शित करता है, अक्रिस्टलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्रिस्टलीय ठोसों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया। देखिए, क्रिस्टलीय ठोसों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया, तो क्रिस्टलीय ठोसों को वर्गीकृत किया गया है 4 वर्गों में। नाम भी हम आपको बता दें, फर्स्ट होता है आयनिक ठोस, ये याद रखिएगा, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस के बारे में लिखने के लिए, आयनिक ठोस। दूसरा होता है सहसंयोजक ठोस और इसी का एक नाम है नेटवर्क ठोस। और थर्ड जो है वो धात्विक ठोस है, मेटैलिक ठोस बोलते हैं इंग्लिश में। और फोर्थ है जो आणविक ठोस है, याद रखिएगा, आणविक ठोस। ठीक है, अणुओं के बीच बनने वाला जो ठोस होता है वो आणविक, धातु के साथ बनने वाला धात्विक, सहसंयोजक बंधन बनाने वाला सहसंयोजक ठोस और आयनिक बंधन बनाने वाला आयनिक। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक ठोस के अवयवी कण होते हैं। तो आयनिक ठोस के अवयवी कण क्या होते हैं, आयन। इसका मतलब अवयवी कण मतलब होता है जिस कण से मिलकर के बना है। तो आयनिक ठोस बनता है किससे, आयन से। आयनिक ठोस बनते हैं किससे, आयन से। और आयन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक होता है धन आयन और दूसरा ऋण आयन। तो जो धन आयन और ऋण आयन से मिल करके बनता है उसी ठोस को क्या बोलते हैं, आयनिक ठोस। याद रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, आयनिक ठोस में उपस्थित बंध कहलाते हैं। तो देखिएगा, अभी जस्ट बताया है कि आयनिक ठोस बनता है किससे, आयन से। और आयन जो होता है आपका 2 प्रकार का, एक होता है धन आयन और दूसरा कौन सा, ऋण आयन। और धन आयन जो है वो आपका, और ऋण आयन, इसमें पॉजिटिव चार्ज और इसमें निगेटिव चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और इनके अट्रैक्शन से जो यौगिक का निर्माण होता है या फिर जो ठोस का निर्माण होता है उसी को हम लोग आयनिक ठोस बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन से बंधन से बनता है, आयनिक बंधन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, NaCl की संरचना में एक Na+ आयन घिरे होते हैं कितने, Cl- से। ये अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा, कॉपी में भी लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो देखिएगा, NaCl का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो NaCl में स्ट्रक्चर में एक Na+ आयन्स को, मतलब एक कटायंस को 6Cl- घेरे हुए रहता है और एक Cl- को 6Na+ घेरे हुए रहता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन उल्टा घुमा करके भी पूछ सकता है, Na+ को कितने Cl- घेरे रहता है या फिर एक Cl- को कितना Na+ घेरे हुए रहता है। तो दोनों का ऑप्शन में आपका क्या लगाना है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के। देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका बिहार बोर्ड लास्ट ईयर का भी क्वेश्चन है, मतलब ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आयनिक यौगिक होते हैं विद्युत के। तो विद्युत के जनरली आयनिक यौगिक क्या होते हैं,
कुचालक होते हैं। जब तक वो यौगिक में है तब तक वो क्या रहेगा, कुचालक। NaCl, जब अगर आपसे पूछा जाए कि NaCl क्या है तो NaCl क्या है, कुचालक। लेकिन अगर बोला जाएगा कि NaCl का जलीय अपघटन कराया गया, तो जलीय अपघटन कराते हैं तो ये कन्वर्ट होता है Na प्लस और Cl माइनस। इसके कारण जैसे ही ये आयंस में टूटता है ये हो जाता है कौन सा आयन, मुक्त आयन। दोनों मुक्त आयन हो गया है। और मुक्त आयन जहां पर भी आएगा वो विद्युत का क्या होगा, सुचालक। विद्युत का सुचालक का आपका दो क्वेश्चन होता है, दो क्वेश्चन बनाता है। एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो विद्युत का सुचालक होता है, और दूसरा मुक्त आयन जो है वो भी विद्युत का क्या होगा, सुचालक। तो जहां पर भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हो वो भी विद्युत का सुचालक है, जहां मुक्त आयन है वो भी विद्युत का क्या होगा, सुचालक। तो मुक्त आयन के कारण ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। लेकिन ये मुक्त आयन कब होगा, जब इसका कौन सा विलयन बनेगा, जलीय विलयन। और यहाँ जलीय विलयन नहीं, यहाँ ठोस का बात कर रहा है, इसलिए यह भी क्या है, कुचालक। जस्ट अब देखिए ये क्वेश्चन कि विद्युत के सुचालक कब होंगे, तो अभी जस्ट बताया कि विद्युत का सुचालक कब होगा, जब ये कौन सा विलयन बनाएगा, जलीय विलयन। जलीय विलयन होने के कारण ये आयंस में टूट जाते हैं, Na प्लस में और किस में, Cl माइनस में। और दूसरा जो अवस्था होता है वो होता है गलित अवस्था, मतलब गल जाने के बाद, मोल्टेन स्टेट भी बोलते हैं इंग्लिश में। और गलित अवस्था में भी ये किस में कन्वर्ट होता है, आयंस में, Na प्लस और Cl माइनस। तो दो स्टेट है जब आपका आयनिक ठोस जो है आयंस में कन्वर्ट होते हैं, वो एक है जलीय विलयन में और दूसरा गलित अवस्था में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात किया जाए, NaCl के Cl और कॉपर सल्फेट उदाहरण है। तो जैसा देखिएगा किसका उदाहरण पूछ रहा है, Na प्लस और Cl माइनस। ये आपका आयनिक यौगिक, जब भी इसको तोड़िएगा KCl को जलीय अपघटन करवाइएगा तो K प्लस और Cl माइनस। ठीक उसी प्रकार से जब कॉपर सल्फेट का जलीय अपघटन कराइएगा तो Cu प्लस 2 और SO4 माइनस 2। तो जो आयंस में टूट जा रहा है समझ जाइए कि कौन सा ठोस होगा, आयनिक ठोस। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंयोजक ठोस के अवयवी कण होते हैं। तो सहसंयोजक ठोस जनरली बनता है किस, सहसंयोजक ठोस होता है जो कार्बन वाले कंपाउंड में बनता है। और कार्बन वाले कंपाउंड मतलब सिंपल आप बोल सकते हैं जो परमाणु है वो बनाएगा कौन सा, सहसंयोजक ठोस। आयन जो है वो कौन सा ठोस बनाएगा, आयनिक ठोस। ठीक है, आयनिक ठोस। और अणु जो बनाएगा ये बनाएगा कौन सा, आणविक ठोस। ठीक। और परमाणु जो बनाएगा ये बनाएगा कौन सा, सहसंयोजक ठोस। तो तीनों ऑप्शन आपको कवर कर दिए हैं, देख लीजिएगा जो आपको लग रहा है उस पर टिक लगाइए, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इनमें उपस्थित है। तो अभी जस्ट हम बताएं कि सुचालक होने के लिए दो कंडीशन है। सुचालक होने के लिए या तो मुक्त आयन होना चाहिए या तो फिर क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर है तभी आप ये क्या होगा, सुचालक। और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखिएगा तो एक कार्बन से कितने कार्बन अटैच्ड होते हैं, 3 कार्बन अटैच्ड होते हैं। और इसका एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ग्रेफाइट है जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ग्रेफाइट में कार्बन का संकरण होता है। तो अभी जस्ट बताया ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक कार्बन से कितने कार्बन जुड़े होते हैं, 3 कार्बन जुड़े होते हैं। और ये जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। अब बात की जाए तो ये सिंगल बंडल ना, सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये सिग्मा। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर बात किया जाए, देखा जाए कि सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड होने के कारण ये बनाएगा कौन सा, sp2। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा में कार्बन की संकरण होती है। तो हीरा का स्ट्रक्चर पहले बनाइए। हीरा में होता है क्या कि एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़े होते हैं। ठीक है, 4 कार्बन से जुड़े होते हैं और चारों सिंगल बॉन्ड बना रहा है। और सिंगल बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा 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 सिग्मा। 4 सिग्मा होने के कारण ये बना रहा है क्या, sp3। इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आणविक ठोस के अवयवी कण। अभी जस्ट बताया है कि आणविक ठोस के अवयवी कण होता है क्या, तो आणविक ठोस के अवयवी कण क्या होंगे, अणु होंगे। ठीक है, अणु, जितना भी अणु मिल करके, एक अणु दूसरा अणु से मिल करके जो ठोस का निर्माण कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं आणविक ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आणविक ठोस को कितने वर्गों में बांटा गया? देखिए बंधन के आधार पर, ठीक है ना। आणविक दो अणुओं के बीच में लगने वाले बंधन के आधार पर आणविक ठोस को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। देखते हैं कौन कौन है ना। फर्स्ट जो होता है वो होता है दुर्बल बल, होता है वांडर वाल्स, आकर्षण बल बोलते हैं इसको, वांडर वाल आकर्षण बल। दूसरा जो होता है वो होता है द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण बल, द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण बल। और तीसरा होता है हाइड्रोजन बंधन। ये 3 बंधन के आधार पर आपका बांटा गया है आणविक ठोस को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्रुवीय आणविक ठोस में अणुओं के बीच कौन से बल लगते हैं? तो अभी जस्ट बताए हैं कि आणविक ठोस को 3 भागों में बांटा गया है उसके बंधन के आधार पर। तो जो बंधन के आधार पर जो बांटा गया, पहला में जो था वो वंडरवाल फोर्स लग रहा था, दूसरा में आपका द्विध्रुव आकर्षण बल लग रहा था, और तीसरा किसके कारण? हाइड्रोजन बंधन। तो जो वंडरवाल फोर्स, देखिए यहाँ जो वंडरवाल आकर्षण बल के कारण, जो वांडरवाल आकर्षण बल के कारण जो यौगिक बनेगा या फिर जो बोल सकते हैं जो ठोस बनेगा, वो होता है कौन सा? अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय मतलब होता है जिसमें ना प्लस और ना माइनस का फॉर्मेशन हो, दोनों का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो अध्रुवीय होगा। अध्रुवीय जनरली होता है क्या कि दो एलिमेंट जो भी होता है, दो अणु जो है, दोनों अणु के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होता है वो क्या होता है? ऑलमोस्ट सेम होता है, या फिर बोल सकते हैं दोनों का डिफरेंस क्या होगा? वो 0। तो इसका आंसर पहले टिक लगा देते हैं। अध्रुवीय आणविक ठोस में अणुओं के बीच कौन सा बल लगता है? तो अध्रुवीय में लगता है कौन सा? वांडरवाल आकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्गन के अणुओं के बीच से। देखिएगा आर्गन जो है ये आपका Ar है और एक Ar। आर्गन और आर्गन दोनों एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करता है, ये कौन सा बल पूछ रहा है? तो ये होता है आपका कौन सा? वांडर वाल्स आकर्षण बल। याद रखिएगा आर्गन क्या, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि वर्ग संख्या 18, वर्ग संख्या 18 के अणुओं के बीच में या फिर वर्ग संख्या 18 में कौन सा बल लगता है, तो आप टिक लगाइएगा वांडरवाल आकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अध्रुवीय आणविक ठोस विद्युत के होते हैं। तो अध्रुवीय आणविक ठोस जो ध्रुव का फॉर्मेशन ही नहीं किया है वो क्या होगा? कुचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांडरवाल बंध की बंधन ऊर्जा होती है। बंधन ऊर्जा क्या होता है कि वो जिस टेम्परेचर पर कोई बंधन टूट जाए, जिस टेम्परेचर पर, जिस तापमान पर कोई बंधन टूट जाता है, वही उसका क्या होता है? बंधन ऊर्जा। तो वांडरवाल एक दुर्बल बल है। वांडरवाल जो है, वांडरवाल जो बल है ये एक दुर्बल बल है। दुर्बल मतलब क्या? कमजोर बल है। और कमजोर बल को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, तो इसका जो तोड़ने के लिए एनर्जी जो चाहिए वो होता है 4 किलो जूल पर मोल। सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ के जी होना चाहिए था, 4 किलो जूल। यहाँ पर भी के जे, यहाँ के जे पर मोल, यहाँ किलो जूल होना चाहिए था, के जी लिखा गया, ये गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है, ध्रुवीय आणविक ठोस में अणुओं के बीच कौन सा बल लगता है? मतलब ध्रुवीय मतलब होता है क्या कि दो अणु है। जैसे आपका एक एग्जांपल हम आपको लेकर बता रहे हैं, आप देखिएगा। ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस में अगर आप देखा जाए HCl और क्या HCl, HCl और HCl अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है उसके बारे में बात कर रहा था। देखिए एक है हाइड्रोजन और दूसरा है क्लोरीन। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्लोरीन है। पहले हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में जो बॉन्ड बना रहा है, बंधन बना रहा है, ये आपका है सहसंयोजक बंधन। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का बंधन का बात कर रही है, ये भी आपका कौन सा है? सहसंयोजक बंधन। अब बात किया जाए विद्युत ऋणात्मकता का, तो हाइड्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन से कम होता है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। ठीक, यहाँ पर भी वही होगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के बीच में एक अट्रैक्शन होगा ये यहाँ पर, और ये
द्विध्रुव का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पर एक प्लस माइनस के कारण द्विध्रुव बनाया है, और यहाँ पर भी प्लस माइनस के कारण द्विध्रुव बनाया, और द्विध्रुव के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विध्रुवीय आकर्षण बल। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, 30। तो आज हम लोग डील किए हैं 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल एकदम सीरियल नंबर से चल रहा है। अगर आप इस टाइप से क्वेश्चन कवर कीजिएगा तो आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी टॉपिक वाइज कवर हो रहा है, ठीक है। और इसी को प्रिपरेशन कीजिए, फिर से एक बार दोहरा लीजिए और रिवीजन कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।